हाँ जी, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। राइट, सबसे पहले शुरू करते हैं इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। सो आई होप स्क्रीन विजिबल है और प्लीज वॉइस से कंफर्म करा दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन विजिबल है आपको? सो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी हाँ जी, तो शुरू करते हैं इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। सो इसमें जनरली हम लोग इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी से क्या रेलेवेंस रहता है सर? बच्चे, इसमें इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी से रेलेवेंस रहता है कि जो भी रेंटल इनकम होगी वो कौन से हेड में जाएगी, तो हम वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड में आप जहां पर भी बैठे हैं अगर साथ में दोहराएंगे तो इट वुड बी बेटर, आप अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। पहला हेड होता है हमारा सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीईपी, फोर्थ वन इज अ कैपिटल गेन, एंड व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। अब बात करते हैं कि सर अगर रेंटल इनकम, मेरा हाउस प्रॉपर्टी और रेंटल इनकम करना मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, तो वो जाएगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मेरा काम ही है रेंट पे देना और मेरा रेगुलर ऑक्यूपेशन है, तो फिर आपको देखना होगा कि या तो मैं उस घर को बेचने जा रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। तो मतलब घर का पूरा रेंटल आपका इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी सोल्ड करने गए तो आप देखेंगे कि पीजीईपी की इनकम है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। नॉट मच इंपॉर्टेंट, फटाफट से आगे आते हैं। सेक्शन 22 बात करता है चार्जिंग सेक्शन की, दैट इज रेंटल इनकम जो भी होगा एनुअल वैल्यू जीएवी और एनएवी हम निकालते हैं, वो दो कंडीशंस पे सेटिस्फाई रहेगा कि देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी एंड असेसी जो है वो ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी होने चाहिए। उसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक लेट आउट प्रॉपर्टी और दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बिजनेस या प्रोफेशन में लगा रहे हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आपने रेसिडेंस के लिए लगा रखा है तो हम देखेंगे कि आपने कितने घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा हुआ है। दैट इज अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 घरों तक एग्जम्प्ट होगा, बाकी को हम डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। आप याद करिए क्लास का एग्जाम्पल कि राजस्थान को साथ लेते हुए आपके पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपके पास बहुत सारे स्टेट्स है जहां पर आपका अलग अलग प्रॉपर्टी है, और उसके बाद आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम वी आर सो मच रिच टाइप का, और उसके बाद आप अपने तीन चार घरों में आपने रुकने के लिए जगह बना रखी है। तो फॉर दिस इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी पर्पस, टैक्सेशन के पर्पस से हम आपके 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बाकी सबको चाहे आप उसमें खुद रह रहे हो, किराए पे ना चढ़ा रखो, तब भी हम उसे डीम्ड लेट आउट मानेंगे। तो वो पूरा वैल्यू टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद जिन्हें आपने वैसे ही किराए पे चढ़ाया हुआ है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, राइट। उसके बाद हम एक पूरा फॉर्मेट देख रहे थे, इसको हमने याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया हुआ था, FMSENA, सॉरी SENA, FM सेना।
तो दैट इज हम कंपैरिजन करते हैं कुछ वैल्यूज का सो दैट हमारे पास क्या आ जाए, जीएवी आ जाए। तो जीएवी आने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, इन दोनों में से विच एवर इज हायर लेते हैं। फिर हम ये जो वैल्यू आती है इसको, ये स्टेप 1 की जो वैल्यू आती है इसका हम कंपैरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट से मैं अपनी वाली स्लाइड पे आ जाता, एक बार इधर वाली स्लाइड से देख लेते हैं। राइट, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जो हायर वैल्यू आएगा उसका कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा उसको हम नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल का कंपैरिजन करते हैं, और इन दोनों में से जो भी हायर होता है वो हम जेवी बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको फेयर रेंट दिया हुआ है 60,000 रुपए, म्युनिसिपल रेंट दिया हुआ है आपको 55,000, तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा बन जाएगा स्टेप 1 का हायर वैल्यू। इसका हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो दैट इज 75,000। इन दोनों में से जो लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, वो हम लेंगे। उसके बाद जो ये जो हमने वैल्यू निकाला है इसका नाम हम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, और इसका कंपैरिजन करते हैं हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा दैट विल बी योर जीएवी। इसके लिए हमने एक न्यूमेरिक याद करा था, एफएम सेना से हेल्प लेती है। एफ स्टैंड फॉर फेयर रेंट, इसका कंपैरिजन आप करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू से। इन दोनों में से जो भी हायर आता है ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका हम कंपैरिजन, ये स्टेप 1 की वैल्यू आ गई, इसका कंपैरिजन हम करते हैं एस से। एस मतलब स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू आता है इसको हम नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का आप कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। तो इसे हम देखते हैं हायर पे, तो पहले हायर फिर लोअर फिर हायर, इस तरीके से हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है। राइट, ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद हम वापस अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख लीजिए एफ एम सेना, एफ और एम का कंपैरिजन करके विच एवर इज हायर, इसके बाद जो वैल्यू आई स्टेप 1 का उसका कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। वो जो वैल्यू, इन दोनों की जो लोअर वाली वैल्यू आई इसको हम नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से, तो आपका आता है जीएवी। जीएवी में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं। कौन से वाला सर? म्युनिसिपल टैक्सेस मेरा एक्रूड हो गया है, जैसे हर साल मुझे म्युनिसिपल टैक्सेस भरना होता है बट मैं नहीं भर पा रहा, बट मैंने इस साल नहीं भरा, तो सर उसकी बात कर रहे हैं क्या हम? मैंने कहा कि हाँ उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिडक्शन अलाउड होगा ऑन पेड बेसिस। ऑन पेड बेसिस म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर हमने म्युनिसिपल टैक्सेस पेड करा और दैट इज फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, तो वो अलाउड होगा। लेकिन अगर आपने उससे प्रीवियस ईयर के लिए भी पेड करा हुआ है, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 का, तो अलाउड हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर 21-22 का भी पेड करा है या एडवांस में भी पे कर दिया है आपने, तो भी म्युनिसिपल टैक्सेस का सारा डिडक्शन आपको पेड बेसिस पे मिलता है। आपको ड्यू बेसिस में नहीं देखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड तो पेड, डन 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 डन, तभी डिडक्शन लेना है। तो ये आ जाएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ डिडक्शन मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या रहता है? ये जो ऊपर वाली आपकी वैल्यू आई नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से आप 30% माइनस करते हैं। सर एक चीज बताओ, हम आपने प्रॉपर्टी के 3 टाइप बताए, वन वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेकंड वन वाज लेट आउट प्रॉपर्टी जिसे हम किराए पे चढ़ा देते हैं, और सर कई प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो आप खुद अपने यूज के लिए रखते हैं, क्योंकि आपको डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में केवल 2 प्रॉपर्टीज का मिलता है, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाती है? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सर कहाँ कहाँ पर हमें एनएवी कैलकुलेट करना है, जीएवी कैलकुलेट करना है और देन एनएवी कैलकुलेट करना है? तो बच्चे आई वुड से जहां आप खुद रह रहे हो वहां पर आपको जीएवी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो आपने किराए पे चढ़ा रखा है वहां के लिए आप जीएवी कैलकुलेट करिए, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करिए तो आपके पास एनएवी आ जाएगा। और जहां पर आप रह रहे हैं, लेकिन आपने 2 घर अपने चूज कर लिए, उसके अलावा के जितने भी घरों में आप रह रहे हैं उसको हम डीम्ड लेट आउट मानते हैं, उसके लिए भी आप जीएवी निकालिए, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करिए तो आपके पास आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। अब सर मुझे ये एक चीज बताइए कि इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो 30% ऑफ एनएवी मिलेगा, राइट सर? बट ये क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड में मिलेगा? मैंने कहा बच्चा आपका इसमें
एनएवी कुछ आ रहा है क्या, तो यू वुड से नहीं, तो उसका 30% हम ले ही नहीं सकते, तो इसीलिए इस सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है तो वहां आपको 30% का डिडक्शन अलाउड हो जाता है। सर ये किस लिए होता है, क्योंकि बच्चे आप जब रेंट कमाओगे तो टूट फूट भी होगी, पेंट करवाना होगा, ऐसा सारे खर्चे के लिए सरकार बोलती है हम आपको खर्चा नहीं देंगे, हम आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिए कि यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, बाकी और कुछ हम नहीं मानते, राइट। इसके अलावा लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी को मेजर रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है या और रिपेयर इनोवेशन वगैरह कराना है बड़े लेवल का, तो उसके लिए आप इंटरेस्ट लोन ले लीजिए, इसमें हम आपको डिडक्शन दे देंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड को छोड़कर लेट आउट और डीम्ड लेट आउट में आपको अनलिमिटेड डिडक्शन अलाउड होगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमारे पास कुछ लिमिट आ जाएगी, वो हम देख लेंगे। तो इस तरीके से आपको इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी निकलता है आपका, राइट। उसके बाद ये सारा मतलब है कि म्युनिसिपल वैल्यू का क्या मतलब है कि जो म्युनिसिपैलिटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स में। सर फेयर रेंट का क्या मतलब है, रेंट जो सिमिलर लोकेशन में किसी और प्रॉपर्टी का, आपका घर है वहां का रेंट देख लीजिए और उसके बराबर वाले का देख लीजिए, उन दोनों का जो कंपैरिजन करके लगभग रेट आएगा, रीजनेबल रेट आएगा, वो हमारा फेयर रेंट हो जाता है। स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट से डिफाइन होता है, तो लगभग स्टेट गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल एक्ट अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है। तो इन तीनों का कंपैरिजन, इन सारी चीजों को मिलाकर हम जीएवी तक पहुंचते हैं। उसमें एक्चुअल रेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और एक्सपेक्टेड रेंट, वही जो मिनिमम अमाउंट ऑफ रेंट एक्सपेक्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये चीज एक्सपेक्टेड रेंट होता है। आपको केवल और केवल याद रखना है जीएवी कैसे निकलता है, वो वैल्यू जो कंपैरिजन करना है दैट इज एफएम से ना फेयर और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। उसके बाद जो स्टेप वन की वैल्यू आई उसका आप कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, एफएम से ना ये जो वैल्यू आएगी स्टेप वन और स्टैंडर्ड रेंट का कंपैरिजन से एक्सपेक्टेड रेंट, इसका आप कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, इन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो आपका हो गया जीएवी, राइट। उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, फिर आपका आ जाएगा एनएवी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूँ। बाकी मैंने बोला कि आपको बहुत सारे खर्चे होंगे, उसका डिडक्शन नहीं अलाउड होगा, क्योंकि हम 30% आपको डिडक्शन, क्योंकि हम आपको 30% डिडक्शन ऑलरेडी दे रहे हैं सिंस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन गिवन, राइट। अब बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस में ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा, आप उसे किसी भी नाम से बोलें, जो भी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है उसको म्युनिसिपल टैक्सेस बोलते हैं, और ये अलाउड होगा कौन से बेसिस पे, पेड बेसिस पे। सर बात कर लो थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन में डिडक्शन अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको पेड बेसिस नहीं देखना, ड्यू बेसिस पे भी चलेगा। अगर आप मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट आपने पे नहीं किया है तो भी चलेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप पे कर दोगे, डिपार्टमेंट ये मान रहा होता है। ठीक है, अब लिमिट की बात करते हैं। अगर आपने लेट आउट या डीम्ड लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है। वापस वही वाली बात कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप देखो कि आपने लोन किस लिए लिया है, रिपेयर या रिनोवेशन के लिए लिया है, तो मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलेगा दैट इज अप टू 30,000 रुपए। लेकिन अगर आपने लोन टेकन किया परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप देखो कि आपने वो लोन कब लिया था। लोन टेकन बिफोर 1/4/1,999 में, तो आपको 30,000 का डिडक्शन अलाउड होगा। लेकिन अगर आपने 1/4/1999 के बाद लिया है तो आपको 2 लाख का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा एक कॉन्सेप्ट रहेगा। पीसीपीआई का कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, तो आप नहीं करेंगे चलेगा, राइट। इसके अलावा अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, इसमें आप मुझे जीएवी निकाल कर बताइए, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मतलब आप जीएवी निकाल कर बताइए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
किसी का निकला? हाँ जी, जल्दी बताइए। वन लाख 80,000। हाँ जी, कुल बताएं। 1,80,000 सर। अकुल टाइप कर दीजिए, शायद मेरे पास आवाज पहुंच नहीं रही है। ठीक है, हम चल सकते हैं आगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर फाइनल कॉल में देखना हो, एफएम सेना का कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों में से विच एवर इज हायर। ये हमारा स्टेप 1 की वैल्यू आ गया। इसका हम कंपैरिजन किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में से हम क्या लेंगे? लोअर। फिर हमारे पास ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का हम कंपैरिजन किससे करते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से। एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। तो अपने केस में म्युनिसिपल वैल्यू क्या दे रखी है? दैट इज 1,60,000 1.6L, और यहाँ कितना दे रखा है? फेयर रेंट दैट इज 1.5L। तो इन दोनों में से हम क्या लेंगे? विच एवर इज हायर। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आप देखिए कि आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, आंसर इज यस सर। 1.7L दिया हुआ है, तो बच्चा इन दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो ये आपका आ गया 1.6L। तो दैट बिकम्स योर स्टैंडर्ड रेंट 1.6L। और इसका कंपैरिजन आप किससे करेंगे? रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। दैट इज 15,000 इंटू साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हो गया 1.8L। तो हमारे पास ये आ गया 1.8L। तो आपका जीएवी आ गया आराम से। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है आपको? द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन इज जॉइंटली टेकन एंड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 25,000, आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन, unpaid interest is 450, and to repay the brother a fresh loan was charged so and so। आपको म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द टेनेंट, टेनेंट ने पेड करा है, ये किराएदार ने, मकान मालिक ने नहीं पे किया है, दैट इज ओनर हैवंट पेड। तो क्या इसका रिडक्शन अलाउड होगा? आंसर इज नो, क्योंकि टेनेंट ने पे करा हुआ है। अब डिडक्शन आप देख लीजिए, 1,80,000 का 30%, तो वो आपका 54,000 आ जाता है। अब उसके बाद आप देखिए, एक घर के, इस घर में, एक घर में दो लोग का है घर। अब वो लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का आपको सिंपल सा रहेगा, आराम से देख लीजिएगा। यहां से हम आगे निकलते हैं थोड़ा सा। अनरियलाइज रेंट और नॉर्मल रेंट का भी हम कुछ नहीं करेंगे, ये वाला इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो करके बताइए। सपोज करिए आपका रेंट पर मंथ है दैट इज 80,000, और ये पूरे टेन्योर के लिए, मतलब जो भी आपका पूरा पीरियड होगा, प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर एंटायर 12 मंथ। ठीक है, इसमें म्युनिसिपल वैल्यू आपको 12 लाख का दिया हुआ है, फेयर रेंट आपको दिया हुआ है 13,20,000, स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है दैट इज 5,10,000, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है यहाँ पे से 1 लाख रुपए,
रिपेयर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय ऑनर 20,000 है, और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर से 20,000। अब इनका कैलकुलेट इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये बताइए क्या आएगा। प्लीज आंसर राइट जरूर करिएगा। सर एक्चुअल रेंट क्या है? अकुल क्या बताया आपने? नहीं सर, क्वेश्चन था एक्चुअल रेंट, इस क्वेश्चन में आपने मेंशन किया क्या? रेंट पेड इज हाँ, तो उसको आप 12 मंथ तक ले लीजिए। 80,000 सर। ओके सर। सॉरी अकुल, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? नो नो सर, नथिंग। बच्चे आंसर दीजिए। बच्चे आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हाँ जी, आंसर्स। और बाकियों के?
और कोई आंसर कर रहा है? Then it's perfectly fine. मैं यहाँ पर अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि इस तरीके से कोई फ़ायदा है और एक्स्ट्रा क्लास रखने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको लग रहा है आप कर लेंगे तो इट वुड बी गुड कि मैं यहाँ छोड़ दूँ टॉपिक। राइट, ये वाला टॉपिक कवर करते हैं फटाफट से। ठीक है, हमारा रेंटल कैसे निकल जाएगा? हमारा रेंटल निकलेगा, आप वही कंपैरिजन मारेंगे आराम से, FM 13.2L और 12L, इन दोनों में से हायर आप उठाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 12 लाख। इन दोनों का, इसको आप स्टेप 1 का वैल्यू मानेंगे और इसको स्टैंडर्ड रेंट मानेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन आप करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है 5.10L और ये आपको 12 lakhs, तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, 5.10L आ गया। ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज मिनिमम रेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे चाहता है, 5.10L। इसके बाद आपका एक्चुअल रेंट क्या होगा बच्चा, आप जो हर महीना भर रहे हैं ना, दैट इज जो हर महीना आप इनकम के रूप में रिसीव कर रहे हैं, दैट इज 80,000 इंटू 12, 9.6L। तो ये आपका हो जाएगा GAV। दिस इज योर GAV, 9,60,000। इसमें से आप म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे ऑन पेड बेसिस। म्युनिसिपल टैक्सेस आपका कितना था, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो ये आपका हो गया 8,60,000 रुपए। इसमें से आपका NAV आ गया, इसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होता है, तो आप वो ले लीजिए 860 का 30%, $2,58,000 अप्रॉक्स। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन रिपेयर एंड रेनोवेशन जो था वो था हमारा अप्रॉक्स 20,000। ये माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा? सर वो आपने 80,000 कैसे लिया था? हाँ जी, कंफ्यूजन? सर वो आपने 80,000 कैसे लिया है वहां पे? बच्चे 80,000 रेंट पर मंथ दिया हुआ है। ओके ओके सर, गॉट इट, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। या सर आपने फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में 12 लाख क्यों लिया है? उसमें तो 13 लाख 20,000 वाली वैल्यू आएगी ना। बच्चे फेयर एंड 13.2 है ना? यस सर। तो बताइए फिर डाउट क्या है? सर हायर वैल्यू लेते हैं ना? तो सर हायर वैल्यू लेनी है ना। कहाँ पे? सर फर्स्ट स्टेप पे ही हायर वैल्यू लेते हैं ना, उसके बाद सेकंड में राइट राइट राइट, 13.2L, देन 13.2L और 5L, सो इट ये 510 हो गया। अभी ठीक है? चल सकते हैं आगे? ये आपका इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी आ गया अप्रॉक्स 5,82,000। विद दिस
हम ये ओवर करते हैं ये वाला टॉपिक। कुछ और पूछना है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में? आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कुछ डाउट है क्या? सोर्सेज। सो हमारे पास जो 5 हेड ऑफ इनकम्स है उसमें एक और हमारे पास हेड आता है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका सेक्शन 57 56 चार्जिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कहीं पर भी कवर्ड नहीं हुआ वो आपका यहाँ पर आकर कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज दैट इज जो सैलरी इनकम भी नहीं है, रेंटल इनकम भी नहीं है, जहां पर इनकम फ्रॉम पीजीवीपी भी नहीं है, नॉर कैपिटल गेन का इनकम है, और वो इनकम एग्जम्प्टेड नहीं है। तो वो अगर कहीं और उसका घर नहीं हुआ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। अब यही एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको कि कौन कौन सी इनकम को आप आईओएस की इनकम मानते हैं। दैट इज जो सैलरी रिसीव करते हैं एमपी एमएलए, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर आपको रेमुनरेशन, कमीशन, सिटिंग फीस, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं आप और आपको मिल रही है, तो वो सब कुछ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं, जहां पर आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर मिलने वाला जो भी आपको रेमुनरेशन है वो जाएगा इनकम अंडर हेड सैलरी। यहाँ पर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर का मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर्स वगैरह से रहेगा, राइट। इसके अलावा अगर आपको गिफ्ट कहीं से मिल रहा है तो वो जाएगा 56 टू 10 में, दैट इज आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाना है। इसके अलावा आपको फैमिली पेंशन मिल रहा है, वो जाएगा आपका आईओएस में। यहाँ पर कुछ डिडक्शन आपको अलाउड होता है अंडर सेक्शन 57, दैट इज या तो 5,000 रुपए का या 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, वो आपको फैमिली पेंशन का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा पूरे ईयर में। अगर आपको ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस होर्स कर रहे हो तो वो भी आपका जाएगा आईओएस में, राइट। अभी फिर हम बात कर रहे हैं कि सर अगर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी कहां पर जाएगा, वो भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, अगर आपको डिलेड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेती है उस पे आपको डिडक्शन उस पे आप वो कंपनसेशन आपको मिल रहा है, तो वो आपकी चारों टाइप में किसी भी टाइप वाली इनकम में नहीं जाएगा, तो वो आपका इधर चला जाएगा और 50% का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई एडवांस मनी मिला प्रॉपर्टी सॉल्व करने का और उसके बाद वो प्रॉपर्टी सोल्ड होना एग्जीक्यूटेड नहीं हो पाया, तो फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी भी आपका आईओएस में जाएगा। अगर आपको अनडिस्क्लोज सोर्स से कोई इनकम है तो वो भी आपका आईओएस में जाएगा। आईओएस में बस इतना सा ध्यान रख लेना कि कौन कौन सी इनकम आपकी आती है आईओएस में अच्छे से। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है?
बच्चे आप दोनों के हिसाब से तैयार रहो, ठीक है? चल सकते हैं आगे, इसमें कुछ और डाउट है? देन इट्स परफेक्टली फाइन। अब हम अपने आज के टारगेट के तीसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज कैपिटल गेन इट वाज। सो हमने बात करी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन है आपका, आप जो प्रॉपर्टी डीलर वाला काम कर रहे हो और प्रॉपर्टी को आप परचेज और सोल्ड करते हो, तो आपको जो इनकम होगी वो बिजनेस या प्रोफेशन वाली रहेगी, दैट इज आपके लिए वो गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, मिस्टर एक्स वाई हो, और आप प्रॉपर्टी परचेज और सेल करते हो, तो वो वाला पूरा ट्रीटमेंट जाएगा आपके लिए, वो असेट हो जाएगा और वो आपका जाएगा कैपिटल गेन में। यहाँ आपको कुछ बेनिफिट और मिल सकते हैं। तो बात करते हैं कि सर कैपिटल गेन कब अट्रैक्ट होगा। तो बच्चे कैपिटल गेन अट्रैक्ट होने के लिए आपके पास होना चाहिए कैपिटल एसेट, और वो ट्रांसफर होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दैट इज आपके पास कैपिटल एसेट एक था, एक प्रॉपर्टी थी, और आपने उसे इस साल में बेच दिया, तो द गेन जो भी होगा वो जाएगा कैपिटल गेन में इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, दैट इज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। सर कैपिटल एसेट का एक बार मतलब बता दीजिए। तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है बच्चा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, वो सब कुछ प्रॉपर्टी में कवर्ड होगा। प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट में, और प्रॉपर्टी जो आपने बिजनेस में रखा हुआ है वो भी हम कैपिटल एसेट में कंसिडर करेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाएगा। लेकिन हम कुछ चीजों को कैपिटल एसेट में सब कुछ आएगा, लेकिन हम कुछ चीजों को बाहर कर रहे हैं। जैसे अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, आपका काम ही था प्रॉपर्टी का बेचना और सेल करना, आपका काम ही, बनाना और बेचना आपका काम ही है, तो स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है तो वो पीजीवीपी में जाएगा, कैपिटल गेन में नहीं आएगा। आपने रूरल एग्रीकल्चर बॉन्ड लिया हुआ है, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रहेगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड रहेगा, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रहेगा। लेकिन पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टीज भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रहेगा, लाइक आपका कार, आपका टीवी, फ्रिज वगैरह। लेकिन हम इन चीजों को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में रखेंगे, एक्सेप्ट दैट इज दीज विल बी द कैपिटल एसेट। पहला ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। वापस आपसे पूछूं कि सर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या रहेगा, तो बच्चे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में सारी प्रॉपर्टी आएगी, ऑल प्रॉपर्टी कवर्ड, जो भी आपको मिले, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सारी प्रॉपर्टीज कवर्ड है। लेकिन सर कुछ कवर्ड नहीं है, जैसे उसमें चार चीजें एक्सक्लूडेड है, चार चीजें, स्टॉक इन ट्रेड, रूरल एग्रीकल्चर बॉन्ड, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये कवर्ड नहीं है। अगर कोई पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को हमने स्पेसिफिकली डाला, जैसे ज्वेलरी आपकी कैपिटल एसेट होगी, अगर आपने इसे बेचा तो आपको कैपिटल गेन आएगा। ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, कल्चर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सब कुछ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। ये और कुछ पॉइंट्स हैं, अगर पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमने बोला कि कैपिटल एसेट क्या होगा, कैपिटल एसेट क्या होगा, वो ये सारी चीजें हो गई और सारे एसेट हो गए। लेकिन अगर सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, हम इसको बोल रहे हैं कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो सर रूरल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? सर वही चीज कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड मींस रूरल एरिया विच इज नॉट अ अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया की डेफिनेशन दी गई है, अर्बन एरिया हम उसको बोलेंगे
जहाँ का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होगा। उसके बाद ये डिस्टेंस वाला है, देखना चाहे देख लीजिएगा, नहीं देखना चाहे चलेगा। गोल्ड यूटेंसिल, सिल्वर बार, सिल्वर कॉइन, ये सब कुछ आपका पर्सनल वेयर हेल्ड नॉट टू बी कंसिडर एज पर्सनल इफेक्ट। दैट इज, अगर आपके सोने के बर्तन में आप खाना खा रहे हैं, चांदी के बाज हैं आपके पास, चांदी के सिक्के हैं, ये सब कुछ कैपिटल एसेट रहेगा। लेकिन अगर आप सिल्वर के बर्तन में खाना खा रहे हैं तो वो चलेगा आपका, वो वहां पर कैपिटल एसेट नहीं होगा, तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। अब सर ट्रांसफर का मतलब क्या है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ दो चीजें होनी चाहिए, पहला ट्रांसफर और दूसरा ट्रांसफर किसका, कैपिटल एसेट का, और दूसरा प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर, तो वहीं पर इनकम आपका एक्रू हो जाना चाहिए। तो ट्रांसफर का मतलब क्या है सर? वो सब कुछ जिससे असेट का ऑनरशिप ट्रांसफर होता है, हर चीज जिससे ऑनरशिप ट्रांसफर होता है, जैसे सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विश आपने छोड़ दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया, आपकी कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर ली गवर्नमेंट ने, कन्वर्ट कर लिया आपने, जो आपने अपने अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी थी रहने के लिए, उसके बाद अब आप उसी प्रॉपर्टीज को फ्लैट बना के बेचना शुरू कर दिए, आपका यही प्रोफेशन ही हो गया। तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बाकी जीरो कूपन बॉन्ड अगर आपने पढ़ा हो तो जीरो कूपन बॉन्ड को भी अगर उसका रिडम्पशन हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन होता है एट फेस वैल्यू पे। तो आप बस नाम ध्यान रख लीजिएगा, चलेगा, ठीक है। उसके अलावा अब बात आती है कि सर कैपिटल एसेट के टाइप्स बता दीजिए। तो मैंने कहा बच्चे आपने दो टाइप के कैपिटल एसेट सुनते हो, एक सुनते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा सुनते हो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर ये पता कैसे लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? तो बच्चे ये पता लगता है ऑन द बेसिस ऑफ डन बेस्ड ऑन द पीरियड फॉर विच कैपिटल एसेट हेल्ड। कितने साल के लिए आपने पर्टिकुलर एसेट को हेल्ड करा हुआ है, कितने साल के लिए आपने पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को हेल्ड करा हुआ है, उस बेसिस पे अलग अलग एसेट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपको इनकम टैक्स एक्ट ने, ठीक है। अब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करेंगे तो उससे आपको क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करेंगे तो उससे आपको क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब बात करते हैं कि सर कैपिटल एसेट मेरा लिस्टेड शेयर्स हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म तक रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, दैट इज, और लॉन्ग टर्म बनाने के लिए सर क्या करना होगा? मैंने बोला अगर आपके पास लिस्टेड शेयर है, दैट इज आपके जो डीमैट में शेयर्स पड़े हुए हैं, वो सारे शेयर को अगर आप अप टू 1 ईयर तक रखते हो तो वो आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन आपका एक साल एक दिन भी हुआ तो वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसमें इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी आ जाता है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई भी आ जाता है और जीरो कूपन बॉन्ड भी आ जाता है। इन सब की अगर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग है दैट इज एक साल से ज्यादा, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। लेकिन अगर एक साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। सर आपने जो ऊपर शेयर्स की बात करी दैट वाज फॉर लिस्टेड एसेट, बट अगर सर अनलिस्टेड शेयर्स हुए मेरे पास, अनलिस्टेड शेयर्स का मतलब बहुत सिंपल वाली भाषा में विच इज नॉट रिकॉग्नाइज ऑन एनएससी या बीएससी, मतलब स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं होती है, शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है सर, या उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें हम लैंड और बिल्डिंग बोल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनने के लिए आपको अप टू 2 साल तक रखोगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट रहेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। लेकिन अगर मोर देन 2 इयर्स हो गया सर, 2 महीना 1 दिन है, तो बच्चे वो बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और वहां से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। सर जो कहीं कवर्ड नहीं हुआ वो अदर कैपिटल एसेट में कवर्ड होगा, जैसे डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी ने फॉरेन कंपनी के आपने शेयर्स ले रखे हैं, या और सारी चीजें, वो आपका कवर्ड हो जाएगा 3 साल वाले पीरियड में। दैट इज अगर अप टू आपने 3 साल तक होल्ड किया है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, और 3 साल से ज्यादा आपने होल्ड कर लिया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसा रहेगा। तो बच्चे आप देखो कि कैपिटल एसेट है, वो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर में आप ये देखोगे कि वो उस एसेट का नेचर क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था। तो बच्चे अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे तो आपको आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे तो आपको आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये एक पूरा फॉर्मेट हम लोगों ने क्लास में भी देखा था और यहाँ पर वापस देख लेते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है तो आपको देखना होगा कि आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मिल रहा है, एफवीओसी कितना मिल रहा है आपको। अगर वो प्रॉपर्टी आप बेचोगे, से हमने अपनी क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि एक प्रॉपर्टी आपका 48 लाख का है, तो जब आप उसे बेचोगे तो आपको 48 लाख रुपीज मिला, तो वो हो गया आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कई बार बच्चे आप जब प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं तो आपको भी कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो आग हो गया आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए का। तो आपके पास नेट कंसिडरेशन कितना आया, दैट इज 46 लाख। अब आप ये देखिए कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब वो जो प्रॉपर्टी आपने आज बेची 48 लाख रुपए की, उसकी आपको कॉस्ट क्या पड़ी थी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में। तो आप कॉस्ट देख रहे हो, सर वो ना मेरी प्रॉपर्टी थी 20 लाख रुपए की। मैंने कहा इट इज गुड। फिर आप देखो कि सर क्या वो घर था क्या, घर में मतलब घर का मतलब सर, घर का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग था क्या जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग था 2 इयर्स का। तो आप कहोगे हाँ सर वो था, तो आप देखो कि उसमें आपने कुछ और इम्प्रूवमेंट कराया है, कुछ जुड़वाया है, तो सर हाँ वो भी जुड़वाया है। तो आपने मान लीजिए 4 लाख रुपए का इम्प्रूवमेंट का खर्चा है, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का आ गया, दैट इज 22 lakhs का। कुछ गलत चल रहा हो तो प्लीज मुझे, मैं एक बार अभी लास्ट में पूछ लूंगा आपसे, वो मुझे बता दीजिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। सर अब बात करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो बच्चे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मेजर जो डिफरेंस आता है दैट इज इंडेक्सेशन का। आपको यहाँ पर इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। इंडेक्सेशन दोनों ही केस में, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। मान लीजिए अब वही अपना हम पुराना वाला एग्जांपल ले, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से ज्यादा हो गया एक पर्टिकुलर घर का, तो वो आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उसके ऊपर ट्रांसफर आपने जब बेचा तो आपको 48 लाख रुपीज मिला, आपको 2 लाख का ट्रांसफर एक्सपेंसेस बियर करना पड़ा, नेट कंसिडरेशन आ गया आपके पास 46 लाख रुपए। अब सर हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि हमने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था 20 लाख रुपए, तो बच्चे यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया 20 लाख रुपए और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था 4 लाख रुपए। अब आप देखो कि जिस साल में आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर ईयर का इंडेक्सेशन वैल्यू क्या है, वो अभी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। और दूसरा आप देखो कि जिस साल आपने परचेज किया था उस साल का इंडेक्सेशन वैल्यू क्या है, फिर आप उस तरीके से ये वैल्यू निकाल के ले आते हो। मैं अभी बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये 313 था और ये 100 था, तो आप इसमें 3.13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका वैल्यू आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर भी मान लीजिए आपने जिस साल में करा उस साल इंडेक्सेशन का वैल्यू था 107, जिस साल आपने इंप्रूवमेंट कराया, और आज का इंडेक्सेशन का वैल्यू है 313, तो आप ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन दोनों को आप माइनस करोगे नेट कंसिडरेशन में से, ये दोनों माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। वापस से दिखा देता हूँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो क्या इंडेक्सेशन की बात करेंगे, आंसर इज नो। बहुत क्लियर कट आंसर इज नो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंट शुड बी इंडेक्स्ड, दैट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है, सर जितने का असेट था उसमें आप देखो कि जिस साल में आपने ट्रांसफर किया और दूसरा जिस साल में आपने परचेज किया, न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, इंडेक्स, वो इंडेक्स का वो वाला वैल्यू जो ट्रांसफर ईयर का है, और डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, इंडेक्स उस साल का जिस साल में आपने परचेज किया था। सर सवाल आता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी ली, मैं एक बार ये दिखाने से पहले आपको दिखाता हूँ इंडेक्स के रेट। जैसे 2001 और 2 बेस ईयर है, वहां का आपका CII है 100 और अभी आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 22-23, तो यहां पर आपका इंडेक्सेशन का वैल्यू है 331, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम लेंगे। सर अगर कोई वैल्यू, अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, आपके फादर साहब ने खरीदी हुई है, दैट इज 1998 में, सर वहां पर हम इंडेक्सेशन का जो परचेज ईयर का वैल्यू है वो क्या लेंगे,
तो बच्चे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है असेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। तो वहां पर आप देख लो कॉस्ट ऑफ असेट क्या था आपका। मान लीजिए आपने खरीदा था 4 लाख और इस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी सर, ये थी 6 लाख रुपए की। मैंने बोला पापा जी ने आपके 1998 में परचेज करके 1999 में उसमें एक फ्लोर छत का डलवा दिया, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आया। तो बच्चे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये दोनों मिलकर बनता है एफएमबी। तो जब आप फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर रहे हो 1/4/2001 का, तो एफएमबी में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1998-99 में जो आपने करा होगा दैट इज बिफोर 1/4/2001 करा होगा, वो आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो अब वापस लौटते हैं इसी पॉइंट पे। दैट इज इफ असेट परचेज बिफोर 1/4/2001 देन इंडेक्स फॉर द ईयर 2001-2 ही लेंगे, उससे पहले का हम फेयर वैल्यू देख लेंगे या कॉस्ट, विच एवर इज हायर होगा वो वैल्यू हमको चूज करने का ऑप्शन दिया है। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आप देखिए, अगर आपने 1/4/2001 के बाद आपने कोई इंप्रूवमेंट कराया है तो इंडेक्स ले लीजिए जिस साल में ट्रांसफर हुआ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप ले लेंगे जिस साल में आपने इंप्रूवमेंट कराया। मान लीजिए मैंने इंप्रूवमेंट कराया 1998 में, तो सर ये इग्नोर करना है। लेकिन अगर 2007 में इंप्रूवमेंट का कुछ खर्चा हुआ है तो सर उसका आप इंडेक्सेशन कर सकते हैं, वो आपको अलाउड होगा। दैट इज ये लिखा हुआ है आपको, improvement done before 1/4/2001 should be ignored, right? ये टेबल आपको जब क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें आपको ये फिगर्स दिया होगा। ठीक है, इसके बाद सर ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको कहां कहां पर नहीं अलाउड होगा। तो मैंने बोला बच्चे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको कहां कहां नहीं मिलेगा। एक तो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे नहीं मिलेगा, ये हमको कंफर्म है। लेकिन अगर सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, क्या उस पे मिलेगा? आंसर इज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पे तो नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म पे मिलने के लिए आपको चेक करना होगा क्या वो ईवी के शेयर्स हैं, क्या वो इक्विटी ओरिएंटेड बिजनेस ट्रस्ट के शेयर हैं जो कवर्ड है 112A वाला। 112A में कौन से शेयर्स आते हैं जहां पर टैक्स रेट लगता है 10%, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बॉन्ड या डिबेंचर्स हैं, स्लम सेल, बड़ा सेल टाइप होता है, टेक्निकल टर्म है सेल, आपने पूरा पूरा बिजनेस बेच दिया। आपके पास डेप्रिशिएबल एसेट था जहां पर आप डेप्रिशिएशन भी चार्ज कर सकते हो, तो उसको आप हमेशा शॉर्ट टर्म मानेंगे। वहां पर चाहे आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा हो गया है स्टिल आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। दैट इज आपका प्लांट एंड मशीनरी है कोई, उसके ऊपर आप डेप्रिशिएशन क्लेम करते हैं तो वहां पर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात कर ले अगर हम सवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो आरबीआई इशू करता है, वहां पर आप देखो कि वो सवरेन गोल्ड बॉन्ड इंडिविजुअल ने लिया है और वो रिडम्पशन कर रहा है मेच्योरिटी पे, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ट्रांसफर कर दिया बिफोर मेच्योरिटी तो कैपिटल गेन ये सब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगर सर एक चीज बताइए, अगर मैंने प्रॉपर्टी को परचेज करते हुए लीगल खर्चे कुछ उठाए, सर पेपर्स बनवाए, एडवोकेट की फीस वीस दी, तो आप याद करो आप भी अपने अकाउंट्स में उसे कैपिटलाइज करते हो, आप उसको ऐड करते हो। दैट इज एक्सपेंसेस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, तो शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। लेकिन अगर एक्सपेंस इंकर्ड किया एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर तो बच्चे वो आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, जहां पर हम देखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस हम करते हैं। ठीक है, सर अगर एक चीज बताइए, अगर स्टैम्प ड्यूटी भी मैंने प्रॉपर्टी पे पेड करा तो बच्चे हाँ वो भी कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। एक प्रॉपर्टी परचेज किया है मनीष ने ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2010-11 6 लाख रुपए का, और उसने 1,20,000 इंप्रूवमेंट पे खर्च कर दिया 15-16 में।
ऑन 31/10/2022 2022 में उसने वो प्रॉपर्टी सोल्ड कर दिया 48 लाख रुपए का, और वहां पर उसने ब्रोकरेज दिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है आपके पास 2 लाख रुपए का। अब बताओ कैपिटल गेन। तो मैंने बोला कि आप देखो प्रॉपर्टी आपका कितने का था, आपने बोला सर 48 लाख रुपीस का आपने बेच दिया। सर इस पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना है, मैंने कहा बच्चे ये आ रहा है आपका 2 लाख रुपए का। तो अब आपके पास नेट कंसिडरेशन कितना आ गया 46 लाख रुपीस का। सर अगर मैंने वो असेट परचेज किया था तब क्या परचेज का कॉस्ट था मेरा 6 लाख रुपए और इंप्रूवमेंट का कॉस्ट है 1,20,000 रुपए। तो बच्चे यहाँ पे हमने लिखा अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट निकाल रहे हैं तो 6 लाख और 1,20,000। फिर हम देखेंगे इंडेक्सेशन कैसे करना है। सर पहला जिस साल में ट्रांसफर हुआ, पहले ये देखो कि ट्रांसफर कौन से साल में हुआ। सर 31/10/2022 मतलब प्रीवियस ईयर 2022-23 में ट्रांसफर हुआ, और प्रीवियस ईयर 22-23 का मेरा इंडेक्सेशन वैल्यू क्या है 331। तो मैंने दोनों जगह की न्यूमरेटर में दैट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के न्यूमरेटर में 331 रखा। अब उसके बाद परचेज ईयर का देखो CII ऑन डेट ऑफ परचेज क्या है। तो बच्चे हमने परचेज किया था 10/11 में, उस टाइम हमारा था कॉस्ट ऑफ CII 167, और जिस साल हमने इंप्रूवमेंट कराया उस साल हमारा इंडेक्सेशन था 254। तो मैंने डिनोमिनेटर में रख दिया जिस साल का परचेज हुआ वहां 167, लेकिन इंप्रूवमेंट वाले में रख दिया मैंने CII ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर 254। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करा तो ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आया 11,89,220, और यहाँ पर हमारा ट्रांसफर का वैल्यू आया 1,56,377। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आता है लगभग 32,54,000 का। तो ये पूरा आराम से हो जाएगा हमारा। और अगर ये होता हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तो सिंपल करते, कोई इंडेक्सेशन नहीं लेते, तो आराम से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाता। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इसमें फेयर वैल्यू दिया हुआ है। हाँ जी, एक बार ये वाला क्वेश्चन करिए आप। बच्चे इसका सॉल्यूशन आपसे चाहिए मुझे। यहाँ पर बस दो चीजें में चेंज कर लेना, दैट इज ये प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है 2022 को, और यहाँ पर इंडेक्सेशन है 2022-23 का 331। सॉल्व करिए वाला।
हाँ जी, आंसर निकल गए। किसी का आया आंसर? हाँ जी, आंसर किस किस का नहीं है? बच्चों रिप्लाई चाहिए। कोई आंसर कर रहेगा? कोई आंसर? सर मुझे समझ नहीं आया था ये। पुण्य का आपका?
सो इसमें एक्चुअली दो इम्प्रूवमेंट के ईयर्स दिए हैं, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ईशा आपका और किसी ने किया है? हर्ष बुद्धि राजा सर वही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताइए कितना है? 19,50,000। Lakhs 15,000 दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है हमारा 20 lakhs। उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपने माइनस करा, ये आपका आ रहा है 19,50,000। आई बिलीव यहाँ तक कुछ नहीं होगा कंफ्यूजन। अब हमको देखना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ साथ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, 2 साल से ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग है, तो हमें यहाँ इंडेक्सेशन भी लगाना है। तो आप दो चीज का कंपैरिजन देखिए, क्योंकि हमारे पास जो CII इन्वॉल्व हो अवेलेबल होता है दैट इज 2001-2 से इन्वॉल्व अवेलेबल होता है, ठीक है। ये हमारे पास 2001-2 से CII अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2001-2, लेकिन अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, तो सर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 20,000 रुपए की, और कब खरीदी थी? 1992 एंड 3 में। तो यहाँ पर हमारे पास 2001 और 2 का CII है। तो अब हमें पैरिटी पे लाने के लिए, बराबर रखने के लिए कि दो का अच्छे से कंपैरिजन हो जाए, तो अब हम यहाँ पर कॉस्ट या FMB फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेंगे, और वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा डीम्ड। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 1,10,000 और ट्रांसफर ईयर का हो गया 331। ये वैल्यू क्या आ रहा है? किसी का है? सर जो अभी आपने ये कॉस्ट हायर वाला ये कुछ बताया, ये एक बार रिपीट कर दो। बच्चे मैंने बोला कि अगर आपके पास कहीं की कॉस्ट नहीं होती है, जैसे ठीक है, जैसे आपको इंडेक्सेशन का फिगर दे रखा है 2001-2 का, लेकिन आपने एसेट परचेज करी है जो भी 92-93 में करी है। अब आप कंपैरिजन किसका किससे करोगे? कंपैरिजन करने के लिए एक लेवल भी तो होता है ना। अब मेरा और आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग अलग अलग लेवल पे। तो अब हमें इसे बराबर लेवल पे लाने के लिए हम FMB लेंगे 2001 और 2 का, ताकि हम बराबर वाले बेस पे आ जाएं, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, इंडेक्सेशन अप्लाई कैसे होगा। तो इसीलिए हमारे पास, हमने जब ऊपर ही बात करी थी, तो हम यहाँ पर ये रहा, जब असेट एक्वायर्ड हो बिफोर 1/4/2001, तो आप लोगे कॉस्ट या FMV ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। दैट इज हमारे केस में कॉस्ट था कम और FMV था ज्यादा, तो हम हायर वाला वैल्यू ले लेते हैं। कॉस्ट था हमारा 20,000, FMV था 1,10,000। तो पहले इन दोनों में से विच एवर इज हायर, ठीक है। तो आपके पास 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू आ गया। अब इसका कंपैरिजन आप करोगे, ये 2001-2 का है। अब 1-2 का ही बेस ईयर ले लिया और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2022-23 के CI से, दैट इज 331। कंफ्यूजन है? चल सकते हैं आगे? यस सर।
अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि मान लीजिए आपका एक घर है और आज जब आप उसे बेचने जा रहे हैं तो उस घर में केवल लैंड का कॉस्ट रहेगा या आपने जो बिल्डिंग बनाया उसको अच्छे से डिजाइन कराया उसका भी कॉस्ट होगा? दोबारा से समझिए, जनरली जो वेकेंट लैंड होता है उसका कॉस्ट कम होता है या ज्यादा होता है बने हुए से? जल्दी बताइए। बच्चे मैं पूछ रहा हूँ कि एक घर जो बना हुआ है और एक बंजर जमीन है और दोनों एक ही एरिया में है, तो किसका कॉस्ट ज्यादा होगा? आई बिलीव जो बना हुआ है जो उसका बना हुआ है वो इसका। एग्जैक्टली exactly। अब जब आपके पास 2001 का कॉस्ट आ गया तो उसमें इम्प्रूवमेंट का भी सारा खर्चा इंक्लूड होगा, क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट का भी, आप ये मान लो कि 2001 में अगर आप बेच रहे होते वो प्रॉपर्टी तो 1,10,000 रुपए का बिक रहा होता है, या खरीद रहे होते तो 1,10,000 का खरीद रहे होते। तो यहाँ पर जो 1994 और 95 का 1995 का जो आपका इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट है वो आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है फेयर मार्केट वैल्यू में। Shall I repeat once again? I'm saying कि जो भी इम्प्रूवमेंट पे आपने खर्चा किया है बिफोर 1/4/2001 वो आपको इग्नोर करना है। उसका रीजन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि आपने 1/4/2001 का ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया है। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? अब जो 2004-5 में आपने इंक्लूड करा, इम्प्रूवमेंट करा, वो वाला आप लेंगे 113 और 331। यहाँ पूछ लीजिए कोई डाउट हो तो। थ्री थ्री वन कौन कौन पहुंच गया था? हाँ जी, किसको नहीं आया ये समझ? अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चे, चल सकते हैं आगे। हाँ जी बताइए जल्दी। बच्चों बताओ। यस सर। इसमें पूरे में कोई कंफ्यूजन है? अब अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट दे दूं कि आपका मान लीजिए इम्प्रूवमेंट 2012-13 में भी हुआ है, उस केस में क्या, और यहाँ पर आपका खर्चा आया 4 लाख रुपए, तो क्या आप इसको भी वापस इंडेक्सेशन कर लोगे 2012-13 का इम्प्रूवमेंट ईयर का बेस लेकर? दैट इज से मान लीजिए ये 200 है तो आप आराम से कर लोगे। चलें आगे। तो हमने लगभग 3 टॉपिक आज कवर्ड कर लिए हैं।
अब बस आज एक और टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज पीजीवीपी। पीजीवीपी में प्रेजेंटिव इनकम। हाँ जी, शुरू करते हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन। कोई डाउट है उसमें तो पूछ लीजिए। सर बेसिकली ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे, थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन देते हैं। बच्चे मैंने ना आपको जब अकाउंट्स पढ़ा रहा, जब पीजीवीपी का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो हमने बात करी थी बहुत सारे पॉइंट्स की, जिसमें था कि आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, आपको बुक्स मेंटेन करनी होती है, 44A में कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन आप एक उस बंदे के हिसाब से सोचो जिसका टर्नओवर बहुत छोटा है, लेकिन आपको ये एक्ट बोलता था कि आपका अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर, दैट इज ग्रॉस रिसिप्ट 1 लाख, मतलब लिमिट्स ऐसी थी कि जहां पर सामने वाले को बुक मेंटेन करना ही पड़ रहा था। अब एक आदमी बिजनेस करे या बुक्स मेंटेन करे, तो इसी के लिए, ताकि उसको बुक्स ना मेंटेन हो, बुक्स ना मेंटेन करनी पड़े, टैक्सेशन ना कराना पड़े, टैक्स ऑडिट ना कराना पड़े, हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, दैट इज प्रेजेंटिव टैक्सेशन का। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जिनका पीजीईपी से बिजनेस है प्रेजेंटिव बेसिस पे। 44AD, हम यहाँ पर केवल 2 सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन 44AD एंड 44ADA। इसमें एलिजिबल एसएससी कौन कौन रहते हैं? रेसिडेंट इंडिविजुअल, लेकिन ये लोग कवर्ड नहीं होंगे। मैंने बोल दिया क्योंकि हम 44ADA अलग पढ़ेंगे, तो वो लोग कवर्ड नहीं है। कोई कमीशन का बिजनेस करते हैं वो इस सेक्शन में नहीं आ सकते, कोई एजेंसी का बिजनेस करते हैं वो इस सेक्शन में नहीं आ सकते। और ट्रांसपोर्टर के लिए भी एक प्रेजेंटिव इनकम का कॉन्सेप्ट है, जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम अभी केवल और केवल 44AD की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आपको देखना होता है कि आप अगर ये 4 लोग नहीं है, फॉलोइंग नॉट टू बी कवर्ड, दैट इज आप नोटिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं है, कमीशन बिजनेस वाले नहीं है, एजेंसी वाले नहीं है, ट्रांसपोर्टेटर नहीं है आप, तो आप इस हेड में आ सकते हैं। और आपका अगर ग्रॉस रिसिप्ट या सेल है, जो भी अमाउंट तक है, वो है आपको बैंकिंग मोड से, दैट इज received by account pay check, DD, ECS or any other electronic mode up to due date of return of income, that is हमारे केस में वो 31 जुलाई रहता है, जब तक आपको रिटर्न फाइल करना है। तो वहां पर आपका जो प्रेजेंटिव इनकम बनेगा, जितना भी आपको सेल हुआ है, से मान लीजिए सेल करने से आपको हुआ है 40 लाख रुपए, तो 40 लाख का 6% आपका इनकम बन जाएगा, प्रेजेंटिव इनकम, दैट इज 2,40,000 रुपए। ये आप कब बनेगा? जब आप बैंकिंग मोड से ले रहे हो। लेकिन आप अगर अदर देन बैंकिंग मोड से ले रहे हो पेमेंट, दैट इज आप कैश में ले रहे हो, अदर मोड, दैट इज कैश, बियरर चेक, क्रॉस चेक, तो 8% ऑफ सच टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट आपका बन जाएगा प्रेजेंटिव इनकम। दैट इज आप मान लीजिए वापस आप 40 लाख रुपए की इनकम रिसीव कर रहे हैं सेल से, तो 40 लाख का यहाँ पर 8% लेंगे, 6% नहीं, तो 40 लाख का 8% होता है आपका 3,20,000 रुपए आपकी प्रेजेंटिव इनकम बन जाएगी। सवाल आता है क्या सर
मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कुछ खर्चे मिलेंगे क्या? आंसर इज नो, क्योंकि हम ऑलरेडी आपकी इनकम बहुत कम मान रहे हैं। 6% और 8% रिटर्न तो हर बिजनेस एक्सपेक्ट करता है। नो रिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर सेक्शन 30 से 38 वाली सीरीज में है, और 40 सबसेक्शन सॉरी क्लॉज बी वाला, जहां इंटरेस्ट या रेम्युनरेशन टू पार्टनर, मतलब आपको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, कि डीम्ड आपकी प्रेजेंटिव इनकम बनेगी। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। और बच्चे ये जो प्रेजेंटिव इनकम का कॉन्सेप्ट है, ये लगेगा केवल तभी जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है। जैसे ही आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर गया, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रेजेंटिव इनकम पर, जहां पर आप 6% या 8% की इनकम मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रोफेशनल्स के लिए आए, दैट इज सेक्शन 44 ADA में आए, तो प्रॉफिट या गेन ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन वाला केस रहेगा, तो यहाँ पर आएंगे। तो ये बेनिफिट किस किस को मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल जो हम पढ़ रहे हैं, इंगेज इन द नोटिफाइड प्रोफेशन, वो हम देखेंगे कौन कौन है। और आपका टर्नओवर कितना है? 50 लाख रुपए। आप अगर 44 ADA में 44 AD में है या 44 ADA में है, तो यहाँ पर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट की लिमिट कितनी है? तो बच्चे 44 AD में टर्नओवर की रिसिप्ट है 2 करोड़ की, और 44 ADA में रिसिप्ट है 50 lakhs की इन प्रीवियस ईयर। सर यहां पर हम इनकम अपनी मान रहे थे 6% या 8%। सर 44 ADA में कितना मानेंगे? तो बच्चे 44 ADA में आप मानेंगे 50% इनकम, जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट होगी उसकी 50% इनकम, दैट इज इंगेज इन द नोटिफाइड प्रोफेशन, और उसका टर्नओवर है अप टू 50 लाख। ये हमने यहां देख लिया। प्रेजेंटिव इनकम हम कितना मानेंगे? दैट इज 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, जो भी आपको पैसा रिसिप्ट होगा उसका 50% हम आपका इनकम मान लेंगे। मान लीजिए आपको, मैं एडवोकेट हूं और मुझे एडवोकेसी के प्रोफेशन से इनकम हो रहा है, दैट इज 40 लाख। मेरे लिए प्रेजेंटिव इनकम कितना हो जाएगा? प्रेजेंटिव इनकम हो जाएगा मेरा 40L इंटू 50%, तो दैट इज मेरा प्रेजेंटिव इनकम कितना हो जाएगा? 20 लाख। मैं गया रोता रोता, सर आपने एक तो इतना इनकम लगा रखा है, मुझे खर्चे का भी डिडक्शन दो। तो आंसर इज नो। आप क्या करते हो एडवोकेसी में? जाके केवल केस ही तो लड़ते हो और कोई खर्चा थोड़ी ना। तो नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। ठीक है, अगर आप एडवांस टैक्स में हमने 4 डेट्स देखी थी कि आपको इस डेट तक पेमेंट करना रहता है। क्या क्या डेट थी हमारी? 15 मार्च, 15 दिसंबर, 15 सितंबर और 15 जून। इस तरीके से हम एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होते थे। यहाँ पे 15%, यहाँ 45%, यहाँ 75% और यहाँ पर 100% का एडवांस टैक्स पे करना रहता है। लेकिन अगर आप 44 ADA या 44 ADA वाली कैटेगरी में, तो आप अगर 15 मार्च तक भी एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हो तो आपको चलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? हाँ जी बच्चों, कुछ है डाउट? इसमें जनरली प्रोफेशनल्स लोग कवर्ड हो जाएंगे।
बच्चों कुछ पूछना है? चलें आगे। मैं आपसे 2-3 एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर दीजिएगा। अगर आपका बिजनेस है लैपटॉप सेल करने का, लैपटॉप में आप ट्रेडिंग करते हैं, ये 44 AD में जाएगा या 44 ADA में जाएगा? और दूसरा, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, वहां की इनकम कहां पर जाएगी? हाँ जी बच्चों, बताओ फटाफट। बताइए जल्दी। कौन सी सौरभ ट्रेडिंग में जाएगी? दोनों? बच्चे सबके आंसर चाहिए। सर लैपटॉप 44 AD में जाएगा और मेकअप आर्टिस्ट 44 ADA में। आराम से आइडेंटिफाइड कर लोगे ना? इसमें बस 6% और 8% वाला ध्यान रखना, और यहाँ पर फ्लैट है, जितना भी आपको रिसिप्ट होगा उसका 50%। ठीक है? नहीं सर, ये वाला समझ नहीं आ रहा, मतलब जो आप परसेंटेज बता रहे हो ये, इसका क्या करना है, मतलब थ्योरी में या फिर न्यूमेरिकल में, ये अगर ऐसे कैसे? में आएगा तो आपको बताएगा कि बैंकिंग मोड से पेमेंट हो रही है। पहले आप आइडेंटिफाइड करोगे कि वो 44 ADA वाला है या 44 AD वाला है। फिर क्वेश्चन ने दिया होगा कि आपको बैंकिंग मोड से 50 लाख रुपए आ रहे हैं, आपको 40 लाख आ रहे हैं नॉन बैंकिंग मोड से, दैट इज कैश में आ रहे हैं। तो जो बैंकिंग मोड होता है वहां पर आप कौन सा रेट लोगे? बताइए। रिप्लाई। 6 या 8% वाला। 6% वाला। हम्म। और नॉन बैंकिंग है तो 8%। कैश से पेमेंट आ रहा है तो 50%। तो बच्चे 8%। अच्छा, और 50%? देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप जाओ, आप क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक मान लीजिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जिनका काम है ये रिटर्न्स वगैरह का। सामने वाला आपके पास आता है कि मैम मैं ना लैपटॉप बेचता हूँ, और एक और गर्ल आती है आपके पास, वो बोलती है कि मैम मैं ना मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तब आप पहले क्या आइडेंटिफाइड करोगे कि वो 44 AD वाला है या 44 ADA वाला है? यस और नो? यस सर। आपने आइडेंटिफाइड कर लिया कि लैपटॉप बेचने वाला, ट्रेडिंग करने वाला 44 AD में जाएगा, और मेकअप आर्टिस्ट या डॉक्टर या लॉयर वगैरह कहाँ जाएंगे? 44 ADA में। अब पहले लैपटॉप वाले से आप बात कर रहे हो कि भैया आप ये बताइए कि आपको बैंकिंग मोड से कितना पैसा आ रहा है? तो उसने कहा मैम 50 लाख रुपए। और नॉन बैंकिंग मोड मतलब कैश में आप कितनी सेल कर रहे हो? तो उसने बोला मैम 40 लाख की। तो अब आपको रेट अप्लाई करना है। बैंकिंग मोड से आता है तो आपको गवर्नमेंट छूट दे रही है कि हम आपका कम इनकम मानेंगे, तो 50 लाख का 6% आपका इनकम हो गया, और 40 लाख का जहां आपने कैश में रिसीव करा वो आपका इनकम हो गया। डाउट है? नो सर। कंफर्म? यस सर। अब दूसरी लड़की जो आपके पास आई, वो मेकअप आर्टिस्ट है, आपने उससे पूछा कि आप ये बताओ बैंकिंग से कितना आ रहा है और नॉन बैंकिंग से कितना आ रहा है? तो उसने बोला कि मैम मुझे ना बैंकिंग से आ रहा है 20 लाख रुपए और नॉन बैंकिंग से 15 लाख रुपए की इनकम। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर फ्लैट आपको 50% मानना है जितना भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट है। दैट इज आपका ग्रॉस रिसिप्ट था 35L,
इसका 50%। क्लियर है? यस सर। अब इसके बेनिफिट्स बता दीजिए, क्यों हम यहाँ पर आएंगे? बिकॉज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स, एंड दूसरा नो टैक्स ऑडिट इज रिक्वायरमेंट, नो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड।